कल्पना कीजिए 1978 की एक बहुत ही चमकदार शाम है। मुंबई का जो मशहूर षणमुखानंद हॉल है ना, बिल्कुल एकदम हाउसफुल। हाँ, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड शो चल रहा है। पूरे माहौल में एक भारी उत्साह है और महान मोहम्मद रफी साहब का नाम बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए पुकारा जाने वाला है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। अच्छा? हाँ, वो जानबूझकर अपना इतना बड़ा अवार्ड लेने नहीं आए हैं। अरे बाप रे। और सच कहूं तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। मतलब हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब ये अवार्ड किसी भी कलाकार के लिए ना एक सबसे बड़ा मुकाम होता था। बिल्कुल। कोई अपने करियर के चरम पर हो और जानबूझकर उस चमकते हुए मंच से, उस स्टेज से मुंह मोड़ ले, ये सुन के ही थोड़ा अजीब लगता है। ठीक यही बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी। मतलब आखिर रफी साहब जैसे इंसान जो अपनी इतनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे, हाँ, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड ठुकराने का फैसला क्यों किया? उस स्टेज पर ऐसा क्या था जिससे उन्हें डर लग रहा था? यही तो असली सवाल है। हाँ, और आज के इस गहन चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। बहुत ही शानदार विषय है ये। हाँ, और ये कहानी है मोहम्मद रफी, आर.डी. बर्मन और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच की। और इस अनसुने किस्से में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, हाँ, वो ये है कि ये सिर्फ एक अवार्ड शो का किस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में उस दौर की संगीत इंडस्ट्री के काम करने के तरीके, कलाकारों के अहम यानी ईगो, और सबसे बढ़कर उस मानवीय सम्मान की कहानी है जो शायद आज के दौर में कहीं खोसी गई है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, मतलब विस्तार से समझते हैं। बात 1978 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की है। उस साल रफी साहब को फिल्म हम किसी से कम नहीं के, वो जो बेहद मशहूर गाना है ना, क्या हुआ तेरा वादा, बिल्कुल वही। क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। उस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया जा रहा था, और इस गाने की धुन आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम गाने बनाई थी। एकदम सही। और उसी साल उसी स्टेज पर एक और बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाना था। कौन सा? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिल रहा था। अच्छा। हाँ, उनकी सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी के संगीत के लिए। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दो मेरे दीवाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। यानी उस रात के जो दो सबसे बड़े विजेता थे ना, वो अलग अलग खेमों से आ रहे थे। अब यहाँ ना एक बहुत ही कड़ा नियम हुआ करता था उस टाइम पर। हाँ, वो लाइव गाने वाला नियम। बिल्कुल। हाँ, नियम ये था कि जिस भी गायक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलेगा, उसे उसी समारोह के मंच पर लाइव दर्शकों के सामने वो विजेता गाना गाना होगा। सुनने में तो बहुत आम बात लगती है, मतलब अवार्ड मिला है तो गाना ही होगा। हाँ, लेकिन इसी एक नियम ने उस रात एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इसका कारण वो मंच था। क्योंकि उस साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जीत रहे थे। हाँ। इसलिए उस मंच पर जो पूरा ऑर्केस्ट्रा मौजूद था ना, वो उन्हीं का था। उनके अपने साजिंदे, उनके वाद्य यंत्र और उनकी अपनी पूरी टीम उस रात संगीत दे रही थी। ओहो, मतलब अगर इसे एक कॉर्पोरेट दुनिया के उदाहरण से समझें, हाँ बताइए, तो कल्पना कीजिए कि किसी को किसी दूसरी कंपनी या किसी प्रतिद्वंद्वी टीम के साथ किए गए एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिल रहा है। हाँ। लेकिन उसे वो अवार्ड लेना है अपनी मौजूदा कंपनी के बॉस के मंच पर। अरे बाप रे। और सिर्फ लेना नहीं है, उन्हीं बॉस के संसाधनों और टीम का इस्तेमाल करके उस प्रतिद्वंद्वी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी देना है। बाप रे, ये तो काफी असहज करने वाली स्थिति है ना? कितना अजीब होगा वो। ये कॉर्पोरेट वाली तुलना काफी सटीक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है ना, वो ये है कि संगीत की दुनिया में, खासकर 1970 के दशक में, ये मामला कॉर्पोरेट से कई ज्यादा गहरा था। अच्छा, वो कैसे? यहाँ हमें समझना होगा कि उस दौर में एक ऑर्केस्ट्रा असल में होता क्या था। आज की तरह ऐसा नहीं था कि कोई भी शीट म्यूजिक डाउनलोड किया और कंप्यूटर पर धुन बना ली। उस जमाने में एक संगीतकार का ऑर्केस्ट्रा उसकी पहचान होता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर संगीतकार के म्यूजिशियन बिल्कुल अलग होते थे? काफी हद तक हाँ। देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास 100 से भी ज्यादा साजिंदों की एक भारी भरकम टीम हुआ करती थी। बाप रे, 100 लोग? हाँ,
और उनके काम करने का तरीका, उनका रिदम, उनके वाद्य यंत्रों का तालमेल, सब कुछ उनके अपने खास अंदाज में ढला होता था। मैंने सुना है उनका संगीत काफी भव्य होता था। बिल्कुल, उनका संगीत बहुत ही पारंपरिक, भारी अकूस्टिक और लोक संगीत से प्रभावित होता था। ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर हम आर.डी. बर्मन की बात करें, हाँ, पंचम दा का स्टाइल तो बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। उनके संगीत में पश्चिमी प्रभाव, ब्रास सेक्शन, जैज और अलग तरह के अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। है अगर दुश्मन जमाना, चांद मेरा दिल चांदनी हो। तो एक संगीतकार की टीम के लिए दूसरे संगीतकार का गाना बजाना इतना मुश्किल क्यों था? इसे एक मास्टर शेफ के उदाहरण से समझिए। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक इटालियन मास्टर शेफ से कहा जाए कि वो किसी मशहूर इंडियन शेफ की खास बिरयानी बनाए, और वो भी उन्हीं के मसालों और रसोई का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, चीजें तो वही हैं, आग, बर्तन, मसाले, लेकिन उस शेफ का हाथ और अंदाज बिल्कुल अलग है ना। स्वाद तो बदल ही जाएगा। संगीत में भी ऐसा ही था। आर.डी. बर्मन के गाने का जो म्यूजिकल मैथ या गणित था ना, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम के लिए एकदम नया और अलग था। तो मतलब उसे लाइव स्टेज पर बिना किसी गलती के बजाना एक बहुत बड़ा तकनीकी जोखिम था। बहुत बड़ा जोखिम। और सबसे बड़ी बात, अगर वो धुन सही से नहीं बजी तो आर.डी. बर्मन के ओरिजिनल गाने की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। एकदम सही कह रही हैं आप। और इसी बात ने रफी साहब को गहरी चिंता में डाल दिया था। मतलब वो इस बात को लेकर बेचैन थे। हाँ, वो बहुत बेचैन थे कि अगर वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मंच पर आर.डी. बर्मन का गाना गाते हैं और वो ठीक से नहीं बजा, तो पंचम दा को लगेगा कि उनके गाने के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी धुन खराब कर दी गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी तो डर था ना कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुरा लग सकता है। किस बात का? यही कि उनके जश्न के दिन उनके ही मंच और उनके ही साजिंदों से किसी और संगीतकार का गाना बजवाया जा रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू था। रफी साहब इन दोनों दिग्गजों का बहुत सम्मान करते थे। वो किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज के समय में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, कि वो जाएंगे ही नहीं। हाँ, उन्होंने तय किया कि इस टकराव को टालने के लिए वो उस अवार्ड समारोह में ही नहीं जाएंगे। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? मेरा मतलब है, क्या ये थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं है? अनप्रोफेशनल कैसे? देखिए, काम तो काम है ना। आपको अवार्ड मिला है, आपको परफॉर्म करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या रफी साहब का ये कदम थोड़ी ओवरथिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं था? आज के नजरिए से देखें तो मतलब एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा अवार्ड छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? आज के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल ओवरथिंकिंग या अनप्रोफेशनल लग सकता है ना? क्योंकि आज इंडस्ट्री बहुत ट्रांजैक्शनल है। काम किया, पैसे लिए, अवार्ड लिया और बात खत्म। हाँ, पीआर एजेंसियां सब कुछ संभाल लेती हैं आज तो। बिल्कुल। लेकिन 1970s के दशक की कार्य संस्कृति ऐसी नहीं थी। कलाकारों के बीच के रिश्ते बहुत नाजुक और गहरे होते थे। वो एक दूसरे की कलात्मक पहचान, या जिसे हम आर्टिस्टिक ईगो कहते हैं ना, उसका बहुत सम्मान करते थे। आर्टिस्टिक ईगो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें घमंड था। नहीं, यहाँ ईगो का मतलब घमंड बिल्कुल नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है अपनी कला के प्रति गर्व और संवेदनशीलता। रफी साहब के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि तो थी। अवार्ड तो बड़ा था ही, लेकिन उनके लिए अपने साथी कलाकारों का सम्मान उस चमचमाती ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा। वो जानते थे कि अगर मंच पर धुन 19 से 20 भी हो गई ना, तो दशकों पुराने रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब वो सिर्फ एक गाना खराब होने से नहीं डर रहे थे, बल्कि उस गाने के खराब होने से जो मनमुटाव पैदा होता, जो कड़वाहट आती, उससे डर रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। ये उनके महान चरित्र को दिखाता है। उन्होंने सोचा कि किसी और की भावना आहत होने से अच्छा है कि खुद पीछे हट जाएं, खुद नुकसान उठा लें। ये बात तो समझ में आती है कि वो इंसान के तौर पर कितने गहरे और संवेदनशील थे। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, जाहिर है रफी साहब के ना आने की खबर छुपने वाली तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। और जिस वीडियो का हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। क्या? कि जब ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक पहुंची कि रफी साहब अपना अवार्ड लेने नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जो किया वो सच में हैरान करने वाला है। असल में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते तो चुप रह सकते थे। हाँ, उनके पास तो सबसे अच्छा बहाना था। बिल्कुल,
वो कह सकते थे कि रफी साहब नहीं आ रहे हैं तो इसमें हमारा क्या नुकसान है, हमारा तो दिन है, हम अपना अवार्ड लेंगे और जश्न मनाएंगे। लेकिन उन्होंने तुरंत रफी साहब को फोन घुमा दिया। यही तो बात है। और उस स्रोत में जिस तरह से इस फोन कॉल का जिक्र किया गया है ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब को साफ शब्दों में समझाया कि ये अवार्ड उनका हक है और उन्हें हर हाल में मंच पर आना चाहिए। और जब रफी साहब ने अपनी झिझक बताई कि कैसे वो आर.डी. बर्मन का गाना उनके ऑर्केस्ट्रा पर गाएंगे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्या किया पता है? क्या? उन्होंने अपनी कलात्मक ईगो को पूरी तरह से किनारे रख दिया। अरे वाह! हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो खुद पूरी लगन के साथ पंचम दा की उस धुन को अपने ऑर्केस्ट्रा पर बजाएंगे और उसके साथ पूरा न्याय करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो इसका बहुत गहरा मतलब है। मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने 100 से ज्यादा साजंदों के साथ बैठकर एक प्रतिद्वंदी संगीतकार की धुन को बारीकी से समझा होगा। बिल्कुल, उसके मैथ को डिकोड किया होगा। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि रफी साहब बिना किसी झिझक के अपना अवार्ड ले सकें। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस धुन को इतने बेहतरीन तरीके से बजाया कि रफी साहब को कोई परेशानी नहीं हुई। क्या बात है! ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दो अलग अलग संगीत शैलियों के बीच का एक कमाल का तालमेल था। अक्सर हमें यही बताया जाता है ना कि बॉलीवुड हो या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, जब लोग टॉप पर होते हैं तो वहाँ बहुत ही भयंकर और गलाकाट कंपटीशन होता है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ये किस्सा उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, एकदम। ये दिखाता है कि उस दौड़ में सबसे ऊपर बैठे इन दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन वो शत्रुतापूर्ण नहीं थी। इसे शायद हाइपर कोलैबोरेशन या चरम स्तर का सहयोग कहा जा सकता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। देखिए, आर.डी. बर्मन को इस बात का कोई बुरा नहीं लगा कि उनका गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम ने बजाया। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये झिझक नहीं हुई कि वो अपने सबसे बड़े जिन किसी और की धुन बजा रहे हैं। हाँ, सब कुछ बस कला के प्रति सम्मान के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये सच में एक ऐसा किस्सा है जो काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इस पूरे वाक़े को समेटें तो यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सच्ची महानता सफलता के उन पैमानों में नहीं है जो बाहर से दिखते हैं। बिल्कुल नहीं। घर में कितनी ट्रॉफियां रखी हैं, इससे महानता तय नहीं होती। तो फिर किससे होती है? महानता इस बात से तय होती है कि जब कोई इंसान शीर्ष पर होता है, एकदम टॉप पर, तो वो अपने प्रतिस्पर्धियों और सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहुत सही बात कही आपने। और संवाद की अहमियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। रफी साहब की वो मौन चिंता और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो फोन कॉल, अगर इन दोनों के बीच वो बातचीत नहीं होती तो एक बिना वजह की कड़वाहट पैदा हो जाती। हाँ, और एक महान गायक अपने इतने बड़े अवार्ड से वंचित रह जाता। पता है, आज के काम के माहौल में भी ये बात पूरी तरह लागू होती है। कैसे? आज की जो कॉर्पोरेट दुनिया है ना, उसमें छोटी छोटी बातों पर लोगों का ईगो टकरा जाता है। दूसरों की सफलता से असुरक्षा की भावना आ जाती है। हाँ, इनसिक्योरिटी तो बहुत आम बात है आजकल। ऐसे में अगर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई जाए और ईगो को किनारे रखकर सीधे बात कर ली जाए तो बड़ी से बड़ी गलतफहमी सुलझ सकती है। एकदम सही। ये सिर्फ एक उद्योग की बात नहीं है, ये किसी भी कार्य क्षेत्र में एक स्वस्थ माहौल बनाने का मूल मंत्र है। और इस पूरी घटना ने ना मेरे दिमाग में भी एक बहुत ही दिलचस्प विचार पैदा किया। अच्छा, क्या? जरा सोचिए, आज के ट्विटर या एक्स के जमाने में क्या होता। अरे बाप रे! अगर रफी साहब जैसी दुविधा आज किसी बड़े कलाकार के सामने खड़ी होती तो क्या होता? तब तो बात अवार्ड शो तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती। हाँ, इंटरनेट पर दोनों कलाकारों के अलग अलग फैन क्लब आपस में भिड़ जाते। बिल्कुल, हैशटैग बॉयकॉट चल रहा होता, मीम्स बनने शुरू हो जाते कि किसने किसका अपमान कर दिया। और बिना आपसी बातचीत के ही ना इस मुद्दे को एक भयानक विवाद का रूप दे दिया जाता। एकदम सच कहा आपने। लेकिन तब सिर्फ एक फोन कॉल और बात खत्म। कोई शोर शराबा नहीं, कोई तमाशा नहीं। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या इस तेज रफ्तार और शोर शराबे वाले दौर में हम आज भी ऐसे शांत, संवेदनशील और गरिमापूर्ण संवाद के लिए कोई जगह छोड़ रहे हैं? ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। शायद सबसे बेहतरीन काम और सबसे महान कला उस माहौल में जन्म लेती है जहां गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान हो। एकदम सही। उस दौर की यही खूबी थी कि वहां एक कलाकार दूसरे के लिए अपना मंच खाली करने या उसकी धुन सजाने को हमेशा तैयार रहता था, जो कि आज बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ,
तो उम्मीद है कि इस किस्से से सफलता, सम्मान और ईगो के बीच के फर्क को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। बिल्कुल मिला होगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए।